नमस्कार दोस्तों। आज हम कहानी एक्सप्लेन करेंगे न्यूड द चित्र, जो एक माँ के द्वारा अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए आत्मसम्मान के त्याग की कहानी है, जिसे रवि जाधव ने डायरेक्ट किया है। और इसके मुख्य कलाकारों में कल्याणी मूले, छाया कदम, ओम भुटकर और नजीरुद्दीन शाह, जो कि स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे। ये एक बहुत बेहतरीन और शानदार आर्ट मूवी है। IMDb ने 7.3 की शानदार रेटिंग दी है। चलिए शुरुआत करते हैं इस फिल्म की कहानी की। कहानी महाराष्ट्र के यमुना नगर के पास एक छोटे से गांव की है, जहां पे यमुना अपने पति और एक 13-14 साल के बेटे के साथ रहती है। उसका पति एक निठल्ला और आवारा किस्म का इंसान है। वो न सिर्फ शराब पीता है, बल्कि एक वेश्या के पास भी जाता है। यमुना की कमाई का अधिकतम हिस्सा वो शराब और वेश्या के ऊपर खर्च कर देता है। उसका पति सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकता, वो अक्सर जब भी उसकी मांगें पूरी नहीं होती, वो यमुना को बुरी तरह मारता भी है। कई सालों से ये सब झेलते हुए यमुना को इसकी आदत पड़ चुकी थी। एक दिन जब उसे पैसे नहीं मिलते, यमुना के हाथों की चूड़ी जबरदस्ती निकालकर उस शराब पी जाता है, उस प्रोस्टिट्यूट के ऊपर खर्च कर देता है। यमुना के सब्र का बांध अब टूट चुका होता है। उसे जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। अब उसे जीने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, इसलिए वो आत्महत्या करने का विचार करती है और यमुना नदी में डूबने चली जाती है। मगर इत्तेफाक ये है कि यमुना एक अच्छी तैराक थी, क्योंकि वो अक्सर नदी में कपड़े धोने जाया करती थी और वहीं से वो तैरना सीखी थी। एक तैराक के लिए डूब कर मरना बहुत मुश्किल है और इसलिए वहां से वो बच जाती है। उसके पति के बदचलनी के किस्से पूरे गांव में फैले हुए थे और वो यमुना भी जानती थी कि उसका पति एक तवायफ के पास जाता है और उसकी कमाई के सारे पैसे वहीं लुटाता है। जब यमुना कपड़े धोने नदी में जाती थी, तब वो तैरकर उस प्रोस्टिट्यूट के पास जाती थी और ये देखती थी कि उसमें ऐसा क्या है जिस पर उसका पति इतना फिदा है। वहीं यमुना एक फैसला करती है, अब वो अपने पति के साथ इस गांव में नहीं रहेगी। वो ये गांव छोड़कर अपनी मासी चंद्रा आका के यहाँ चली जाएगी। चंद्रा एक आर्ट कॉलेज में स्वीपर का काम करती है और उसका पति भी छोटे मोटे काम करता है, जिससे उनके घर के गुजारे अच्छे से हो जाते हैं। जब चंद्रा आका को यमुना की सच्चाई का पता चलता है, तो यमुना उसको न सिर्फ वो अपने घर में रहने देती है, बल्कि उसका ख्याल भी रखती है। मगर यमुना चाहती थी कि वो किसी पर बोझ न बने, इसलिए वो कोई नौकरी करना चाहती थी। चंद्रा यमुना को अक्सर समझाती है कि शहर में मजबूर नहीं, मजबूत होकर रहना होगा। नजर झुकाने से नहीं, नजर मिलाने से बात बनेगी। शहर में मर्द नहीं, भेड़िए रहते हैं, उनकी निगाह चेहरे पे नहीं, औरतों की छाती पर जाती है। इसलिए इन मर्दों की नजर उनकी छाती से हटाकर माथे पर लानी होगी और इसीलिए माथे पर बड़ी बिंदी लगाओ। चंद्रा आका की बातें सुनकर यमुना को काफी हौसला मिलता है। यमुना को भी उम्मीद है कि उसे भी शहर में कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा। यमुना एक स्वाभिमानी महिला है और वो अपना और बेटे का बोझ किसी पर लादना नहीं चाहती, इसलिए वो स्वयं काम करना चाहती है। मगर महीनों काम ढूंढने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। वो जहाँ भी काम मांगने जाती, निराशा उसके हाथ लगती। काम मांगते मांगते उसकी चप्पलें भी घिस गई। चंद्रा आका को उसकी नौकरी की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो इतना कमा लेती थी कि पूरे परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाता था। और उधर उसका बेटा लानिया भी बस्ती में बुरी संगत में पड़ गया था और आवारागर्दी करने लगा और उसे सिगरेट गांजे की लत भी पड़ जाती है। यमुना अक्सर अपने अक्का ताई से पूछती है कि वो आखिर काम क्या करती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि अक्का एक स्वीपर काम करती है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस और उसका आत्मविश्वास देखकर अक्का को कभी नहीं लगता कि वो एक स्वीपर का काम करती होगी। एक स्वीपर में इतना कॉन्फिडेंस और जागरूकता अस्वाभाविक थी और यमुना अक्सर यही सोचती है कि चंद्रा अक्का जरूर कोई दूसरा काम भी करती होगी। और एक दिन यमुना चंद्रा अक्का का पीछा करती है और पीछा करते करते वो चंद्रा के कॉलेज सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में पहुंच जाती है। यमुना उसके पीछे पीछे कॉलेज के अंदर तक चली जाती है और छुप कर देखती है कि चंद्रा एक स्वीपर ही है और आज भी वो स्वीपर का काम ही कर रही है। यमुना थोड़ी देर इंतजार करती है और देखती है कि चंद्रा एक रूम के अंदर चली गई। यमुना भी उसका पीछा करते करते रूम की खिड़की तक चली जाती है और चुपके से देखती है कि चंद्रा एक स्टूल पर बिना कपड़ों के बैठी है और कुछ स्टूडेंट्स उसकी तस्वीर बना रहे हैं। चंद्रा देखकर चौंक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी चंद्रा को एहसास हो जाता है कि बाहर से कोई देख रहा है और अंदर झांक रहा है। चंद्रा एकदम चिल्लाती है कि बाहर से कोई छुपकर देख रहा है। ये सुनकर यमुना वहां से भाग जाती है। यमुना को चंद्रा के इस काम से घिन आ रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि छी, कितना गंदा काम करती है। जब शाम को चंद्रा घर आती है तो यमुना उससे पूछती है कि तुम कितना गंदा काम करती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तब चंद्रा यमुना को बताती है कि जब उसके पति की नौकरी चली गई थी और उनके पास कोई काम नहीं था, तब वो काम ढूंढने के लिए दर दर भटकती थी। हर मर्द उसे हवस की नजर से देखता था। हालात इतने बदतर थे कि कचरे से निकाल कर खाना खाना पड़ता था। तभी उस
बस्ती की औरत ने उस पर तरस खाकर उसे ये काम दिलवाया और अब मैं ये काम अपनी मर्जी से करती हूँ। वहाँ के छात्र उसे हवस की नजर से नहीं देखते, वो उसके नंगे बदन को नहीं देखते। ये सिर्फ उनकी एजुकेशन का एक हिस्सा है। वो सिर्फ उनके प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प करती है और मेरी नज़र में इसमें कोई बुराई नहीं। और इस काम के बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और फिर वो यमुना से कहती है कि वो एक चीज का ध्यान रखे, इसके बारे में उसके पति से कभी कुछ ना कहे, क्योंकि उसने सभी लोगों को यही बताया है कि वो आर्ट कॉलेज में सिर्फ झाड़ू पोछे का काम करती है। अब यमुना उसकी बातें समझने लगी थी और उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगा था। तब चंद्रा उससे बोलती है कि आर्ट कॉलेज वालों को एक और मॉडल की जरूरत है, लेकिन लड़कियां अक्सर इस काम में शर्माती हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ। मैं ये काम 15-20 साल से कर रही हूँ, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला। काम के लिए लोगों की एड़ियां घिस जाती हैं, मगर उन्हें काम नहीं मिलता। अपने बेटे की पढ़ाई और उसके उज्जवल भविष्य के लिए तुम इस काम के बारे में सोच सकती हो। तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम अपने बेटे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे लोग हमें छोटा नहीं समझते, बल्कि हमारी इज्जत करते हैं। चंद्रिका की बातें यमुना के दिमाग में घर कर गई थी। वो रात भर इस बारे में सोचती रही और आखिरकार अपने बेटे के भविष्य की खातिर उसने ये काम करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। कॉलेज में पहला दिन और सारे कपड़े उतार कर दर्जनों लोगों के सामने बैठना। यमुना की हालत खराब थी। मारे शर्म के वो नजर नहीं मिला पा रही थी, मगर जैसे तैसे दिल मजबूत करके वो इस स्कल्पचर का पोज बनाकर वहां बैठ जाती है और सभी छात्र उसकी पोर्ट्रेट बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए अच्छी बात ये थी, उन छात्रों में कुछ लड़कियां भी हैं जिन्हें देखकर वो थोड़ी सी कंफर्टेबल होती है और उसका डर थोड़ा कम होता है और पैसे भी उसे काफी अच्छे मिले। और उस पर अक्का भी उसे मानसिक रूप से काफी सहयोग दे रही थी। पहला दिन बीत जाता है और अगले दिन फिर वही काम। अच्छी बात ये थी कि उसे वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता था और पैसे भी उसे काफी अच्छे मिल रहे थे और जल्दी ही यमुना अपनी इस जॉब में सहज हो जाती है। एक दिन यमुना अपने घर जा रही थी, तभी एक लड़का शोर मचाकर अचानक उसे रोकता है, जिससे वो बहुत डर जाती है और वो हाथ में पत्थर उठाकर कुछ डराते हुए कहती है कि मेरे पास मत आना, मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, देख मेरे माथे पर सिंदूर है, मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन वो लड़का उससे बोलता है कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है, बस वो ये कहना चाहता है कि इस रास्ते पे कुत्ते हैं जो आपको काट सकते हैं, आप इस रास्ते पे मत जाइए। अब यमुना भी अच्छे खासे पैसे कमा लेती है और अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन कराना चाहती है। चंद्रा भी अपने पति को बता देती है कि यमुना भी उसके साथ स्कूल में साफ सफाई का काम करने लगी है। तब चंद्रा का पति कहता है कि वो उसके लिए भी स्कूल में कोई काम देख ले। तब चंद्रा उससे कहती है कि ये काम उसके बस की नहीं है, या उसके जैसे न जाने कितने लोग काम पर आए और चले गए, मगर वो इतने सालों से टिकी हुई है। वो तुम्हारी तरह नहीं कि 6 महीने इस जगह काम किया, 3 महीने यहाँ पे काम किया और जब पिछवाड़े लात पड़ी तो काम छोड़ दिया। मैं यहाँ 15 सालों से काम कर रही हूँ, मेरी यहाँ पे रेपुटेशन है, तो तुम्हें वहां पर लगाया तो मेरी नौकरी भी जाती रहेगी। एक दिन चंद्रा को यमुना के बेटे लहानिया के बनाए हुए कुछ स्केचेस हाथ लगते हैं, जिसे वो यमुना को दिखाती है। देखकर दोनों के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। कहीं लहानिया का आर्ट का शौक ये उन दोनों की जिंदगी पर भारी ना पड़े, कहीं बड़ा होकर ये उसी आर्ट ऑफ स्कूल में एडमिशन ना ले ले जहाँ पर ये दोनों न्यूड मॉडल का काम करती हैं। ये सोचकर दोनों घबरा जाती हैं और इसी तरह देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं और इन 2 सालों में यमुना ने पेंटिंग से लेकर स्कल्पचर तक बड़े से बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया। और जब कॉलेज की छुट्टियां हो जाती तो कोई भी छोटा मोटा काम पकड़ लेती और कॉलेज खुलने पर मॉडल का काम दोबारा स्टार्ट कर देती। एक दिन की बात, यमुना अपने बेटे के बैग में कुछ सारी तस्वीरें देखती है जो इसके बेटे लानिया ने ही बनाई होती हैं। तस्वीरें देखकर वो चौंक जाती है। तस्वीरें बेहद खूबसूरत थी और उसे महसूस होने लगता है कि लानिया का इंटरेस्ट आर्ट में है और फ्यूचर में वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। मगर यहाँ मामला उसके जिंदगी के सबसे बड़े राज के साथ जुड़ा था, जिसे वो मरते दम तक किसी पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। जब बेटा घर वापस आता है तब वो अपने बेटे को बहुत पीटती है और उससे कहती है कि तू ये सब क्या बनाता है, तेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। ये सब जानकर चंद्रा का भी बहुत चिंतित है और वे दोनों निर्णय करते हैं कि अब लहानिया को वापस औरंगाबाद भेज दिया जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगा तो एक न एक दिन जरूर वो इसी आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने की जिद करेगा। जब लहानिया को इस बात का पता चलता है तो वो बेहद गुस्सा होता है। वो अपनी माँ से बोलता है कि लोग काम सीखने के लिए पूरे देश भर से मुंबई आते हैं और वो लोग उसे मुंबई से वापस औरंगाबाद भेज रहे हैं, और वो पूरे मोहल्ले में तमाशा खड़ा कर देता है। मगर इस बार उसकी एक नहीं चलती और वो चाची भतीजी से औरंगाबाद वापस भेज ही देते हैं। एक बार यमुना को अपने बेटे की फीस जमा
कराने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो अपने स्टूडेंट से बात करती है और कॉलेज के बाहर भी पोज देने के लिए तैयार हो जाती है। अब उसकी एक एक पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छी कीमत पर बिकती थी। उसके बदले में यमुना को भी अच्छी खासी रकम मिल जाती थी। फिर भी यमुना को एक डर हमेशा सताता रहता था कि प्राइवेट जगह पर इस तरह के पोज देना या इस तरह की पेंटिंग्स बनाना खतरनाक हो सकता है। मगर उसी टाइम में यमुना इस ग्रुप के साथ बहुत घुल मिल जाती है, क्योंकि उसमें कुछ लड़कियां भी होती हैं जिनके साथ वो काफी कंफर्टेबल रहती है। अब यमुना इस काम को अपने प्रोफेशन के रूप में पूरी तरीके से अपना चुकी थी। तभी कॉलेज का एक प्रोफेसर यमुना के पास आता है और ये कहता है कि एक बहुत बड़ा चित्रकार इस देश में आया हुआ है जिसका नाम मलिक है। उसे अपनी नई पेंटिंग के लिए एक न्यूड मॉडल की जरूरत है, क्या वो उसके लिए तैयार है? अगर वो जाना चाहती है और वो उसे एक स्टूडेंट के साथ कल सुबह वहां भेज देगा। अगली सुबह यमुना उस स्टूडेंट के साथ मलिक के घर जाती है, क्योंकि मलिक काफी फेमस और बड़ा आर्टिस्ट था और वो स्टूडेंट भी मलिक को देखकर चौंक जाता है। मलिक यमुना को पोर्ट्रेट के लिए तैयार करता है और पोज बनाकर कहता है कि चाहे तो वो बात कर सकती है। तब एक सवाल जो यमुना के दिमाग में कई सालों से घूम रहा था कि वो आखिर न्यूड पेंटिंग, नंगी तस्वीरें क्यों बनाते हैं। तब समीर उसे बोलते हैं कि उसने पहले घोड़े की तस्वीर बनाई, उसने फूल पत्तियों की, जानवरों की, चिड़ियों की पेंटिंग बनाई, तब सभी शांत रहे, तब सभी चुप रहे। लेकिन जब इंसानों की तस्वीर बनाता हूँ तो ये लोग इस तरह के सवाल क्यों खड़े करते हैं। कपड़ा सिर्फ जिस्म को ढकता है, रूह को नहीं ढक सकता। वो अपने काम में रूह को खोजने की कोशिश करते हैं। अब यमुना काफी हद तक समझ जाती है एक आर्टिस्ट के लिए नंगे शरीर का कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ अपनी आर्ट से मतलब है, उसको अपनी पेंटिंग से मतलब है। उसके बाद यमुना ने ढेरों छोटे बड़े प्रोजेक्ट किए और कई जगह प्राइवेट जगह पर पेंटिंग्स के लिए पोज किया। जय जय समय बीत रहा था, उसको अपने बेटे की पढ़ाई के लिए और ज्यादा पैसे चाहिए थे। इसके लिए उसने कुछ नए प्राइवेट प्रोजेक्ट करने शुरू कर दिए। एक दिन पोज देते समय आर्ट कॉलेज में कुछ हिंदू कट्टरपंथी जबरदस्ती घुस आते हैं और पेंटिंग को अश्लीलता और हिंदू संस्कृति के खिलाफ बताकर वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं और पेंटिंग्स को जला देते हैं और ज्यादातर पेंटिंग को फाड़कर नष्ट कर देते हैं। इस तरह की गुंडागर्दी में वो स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करते हैं, स्कूल के प्रोफेसर और प्रिंसिपल के साथ भी हाथापाई करते हैं और उनकी भी पिटाई करते हैं। इस हादसे के बाद ये लगता है कि अब ये आर्ट कॉलेज बंद हो जाएगा और इस तरह की पेंटिंग का काम भी बंद हो जाएगा और इस आर्ट कॉलेज में मॉडलिंग के लिए शायद कोई मॉडल तैयार नहीं होगा। मगर यमुना के इरादे अडिग थे, क्योंकि उसे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी और इसलिए यमुना ने इस काम को आगे तक जारी रखा। ये बात यमुना भी जानती थी कि ये कॉलेज हिंदुस्तान का इकलौता कॉलेज है जहाँ पर न्यूड पेंटिंग होती है, जहाँ देश विदेश से छात्र यहाँ पर पेंटिंग और आर्ट सीखने के लिए आते हैं। यमुना समझ जाती है कि अगर आर्ट की नजर से देखें तो ये तस्वीर बहुत पवित्र है और अगर वासना की नजर से देखें तो लोग कपड़ों के अंदर से भी नग्नता झांक लेते हैं। वो एक पेंटर और एक आर्टिस्ट की साइकोलॉजी को समझती है, इसलिए उसे अब इस काम में कोई बुराई नहीं लगती। मगर सामाजिक रूप से अभी भी ये काफी छोटा और घिनौना काम समझा जाता है, जिसे वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकती। अगर एक आर्टिस्ट इंसानी बॉडी को अच्छे से नहीं समझेगा तो कभी एक महान आर्टिस्ट नहीं बन सकता। और तभी एक दिन वहां पर अचानक लहानिया आ जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, अब मुझे दुबई जाकर पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है। उसकी बात सुनकर यमुना उस पर बहुत गुस्सा होती है और उससे कहती है कि क्या इतनी मेहनत मैंने इसलिए की कि तू बीच में पढ़ाई छोड़ दे? मैं कितनी मेहनत करके तेरी फीस भरती हूँ। तो लहानिया उससे कहता है कि मुझे पता है तुम क्या काम करती हो, मेरे दोस्त समीर ने देखा है कि तुम कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हो। एक झाड़ू पोछा करने वाले एक मामूली सी नौकरानी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों घुमाएगा, ये सब जानते हैं। दरअसल लहानिया उसे वैश्या समझने लगता है और उसे बेहद भद्दी गालियां देता है। यमुना ने ये पेशा अपने बेटे की पढ़ाई और उसके उज्जवल भविष्य के लिए अपनाया था, मगर आज वही बेटा उसे गालियां दे रहा है। यह सब सुनकर यमुना अंदर से टूट जाती है, क्योंकि जिस बेटे के लिए उसने इस धंधे को अपनाया आज वही उसको वैश्या बता रहा है, वही इसको प्रोस्टिट्यूट समझ रहा है और उसने ना ही अपनी पढ़ाई पूरी की, पाप की तरह बुरी संगत में गलत धंधे में पड़ गया। यमुना चाहकर भी अपने बेटे को अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि अब उसमें ना वो समझने की क्षमता है और उसको समझाने की उसमें इतनी ताकत नहीं रही और ना ही लहानिया में इतनी समझ है। अब वो प्रोजेक्ट के लिए पोजी का काम नहीं करना चाहती, क्योंकि जिसके लिए वो इस काम में आई थी वही उसको गलत समझ रहा है। अब उसे पैसों की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसके लिए वो पैसे कमा रही थी वो उसे वैश्या कहकर उसके मुंह पर थूक कर चला गया। और एक दिन वो समुद्र की तरफ जा रही होती है और समुद्र की तरफ चलते चलते आंखों से ओझल हो जाती है
और इस बार ऐसा लगता है अच्छी तैराक होने के बावजूद वो समुद्र के पानी में कहीं समा गई। देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं। लानिया एक सरकारी दफ्तर में चपरासी का काम करता है और एक दिन वो एक दीवार पर एक पोस्टर देखता है कि एक कॉलेज में आर्ट गैलरी में एक न्यूड पेंटिंग का एग्जीबिशन लगा हुआ है। वासना से लिप्त लानिया उस आर्ट गैलरी में नंगी तस्वीरें देखने के लिए पहुंच जाता है। वो पेंटिंग में लगी नंगी तस्वीरें देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। तब एक पेंटिंग में उसकी नज़र तस्वीर के चेहरे पर जाती है जो कि उसको माँ का चेहरा था। यह देखकर लानिया गुस्से से लाल पीला हो जाता है और एग्जीबिशन के मैनेजर से लड़ने लगता है। यह मैनेजर वही स्टूडेंट था के लिए पोर्ट्रेट तैयार करता था, उसे प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए बाहर ले जाता था। अब वो कॉलेज का प्रोफेसर बन चुका था। लानिया का ये रूप और ये व्यवहार देखकर ये साफ हो जाता था कि लानिया के अंदर आर्ट नाम की एक शब्द भी नहीं था। उसकी कुंठित सोच और संकुचित मानसिकता ने आज उसकी माँ को उससे हमेशा के लिए दूर कर दिया। वो आर्ट में पेंटिंग की पवित्रता को कभी समझ ही नहीं सकता था। वही कुएं की मेंढक की तरह था जिसकी कुंठित मानसिकता वहीं तक सीमित थी। और यहीं पे इस फिल्म का अंत हो जाता है।